हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चेस्ट एक्सरे को कैसे देखते हैं और चेस्ट एक्सरे में आपका क्या कहते हैं बोन्स कैसे दिखती हैं, लंग्स कैसे दिखते हैं और हार्ट कैसा दिखता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और चेस्ट एक्सरे में क्या क्या फाइंडिंग्स होती हैं और उन्हें कैसे देखा जाता है। आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि कैसे हम एक्सरे में डिफाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम को कैसे देखा जाता है। ये आपके सामने ये एक्सरे ओपन है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, जो ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे पीए है, पीए का व्यू है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये जो है एक्सरे, इसमें लंग्स ये ब्लैक कलर के दिखते हैं। आप ये देख सकते हैं पूरे लंग्स ब्लैक कलर के दिखते हैं और जो हड्डियाँ हैं ये पूरी वाइट कलर की दिखती हैं। आप ये देखिए ये सारी हड्डियाँ हैं और ये आपका हार्ट है और ये आपका स्टमक है। ठीक है, इसमें बबल से दिख रहे हैं आपको स्टमक में। ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, आप ये देखिए ऐसा दिखता है नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। इस साइड में हाइलम आता है, राइट हाइलम और लेफ्ट हाइलम। चलिए ये दिखाया मैंने आपको एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे कि आपको कैसे देखना है। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको दूसरा व्यू। ठीक है, ये है चेस्ट की इमेज, एक चेस्ट की इमेज है। ये है चेस्ट एक्सरे, ये है सेकेंड रिब और ये सारी रिब्स हैं। आप ये देख सकते हैं ये सारी रिब्स हैं, जितनी भी आ रही हैं ये सारी रिब्स हैं। और ये डायफ्राम होते हैं दोस्तों। डायफ्राम जो है वो बेसिकली हमारे हेल्प करता है हमारे इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में, मतलब सांस लेने और छोड़ने में हेल्प करता है। और ये हमारे अब्डोमेन और चेस्ट के बीच में वॉल का काम करता है। ठीक है, एक वॉल का काम क्रिएट करना है, वरना तो चेस्ट और एब्डोमेन दोनों साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में वॉल का काम भी क्रिएट करता है। ये है राइट क्रोस्टोफेनिक एंगल, ये है लेफ्ट क्रोस्टोफेनिक एंगल, जिसे सीपी एंगल भी बोला जाता है। सीपी एंगल भी दो होते हैं, एक ब्रेन के अंदर होता है और एक आपका चेस्ट में होता है। और अगर सीपी एंगल कभी भी ब्लंट है, अगर हमारे सीपी एंगल नहीं दिख रहे हैं तो समझ लो पेशेंट को प्यूरल इफ्यूजन है। सीपी एंगल हमेशा दिखते हैं, आपने दिखा होगा कितनी बार एक्सरे में लिख के आता है सीपी राइट सीपी एंगल इज नॉट वेजुलाइज्ड या ब्लंट, तो वो नहीं दिखते हैं। और ये है अपेक्स, जो फर्स्ट रिब होती है उसको अपेक्स बोला जाता है, अपर पार्ट ऑफ द लंग्स। ठीक है, अपेक्स। और कभी भी चेस्ट एक्सरे हम करते हैं तो अपेक्स से लेके पूरा डायफ्राम तक कवर होना चाहिए और दोनों सीपी एंगल कभी भी नहीं कटने चाहिए। ठीक है, तो आपका एक प्रॉपर चेस्ट एक्सरे माना जाएगा कंप्लीट। और ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा हार्ट है और ये सारे आपको मैंने बताया था। ये ट्रैकिया है और ये स्कैपुला है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। आज पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये भी आप देखो, ये है आउटलाइन ऑल। इसमें भी चेस्ट के बारे में बेसिकली बताया गया। ये कैराइना का एंगल है, ये ट्रैकिया हमारी आ रही है और ये आपको दिखे डॉट 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 से दिख रहे हैं, ये है स्पाइनस प्रोसेस बेसिकली। इन्हें स्पाइनस प्रोसेस बोला जाता है। और ये यहाँ से ट्रैकिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ये लेफ्ट में चलेगी, ये राइट में आ गई और ये हमारा हार्ट है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, पूरे हुए हैं। ठीक है, डायफ्राम। चलिए नेक्स्ट व्यू। अभी मैं आपको आगे बहुत सारे फाइंडिंग्स बताने जा रहा हूँ। अब ये देखिए आप, स्पाइनस प्रोसेस, ये दिख रहे हैं सारे स्पाइनस प्रोसेस। ये रिब 1 2 3 4 5, टोटल हमारे 12 पेयर्स रिब्स होती हैं और इसमें से 4 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो किसी से अटैच नहीं होती, और सारी रिब्स बैक साइड से तो थोरेसिक से अटैच होती हैं, लेकिन फ्रंट से जो हमारी 2 रिब्स होती हैं, मतलब 2 राइट में 2 लेफ्ट में, उन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। 11th और 12th वो किसी से जुड़ी हुई नहीं रहती। और हमारी चेस्ट जो हमारी ये रिब्स आ रही है ना पीछे से, ये आगे अटैच होती हैं स्टर्नम से, तो वो बीच में एक कार्टिलेज होता है। वरना तो भाई रिब्स रिब्स रहेंगे तो आगे छाती तो हमारी फूलेगी ना, चेस्ट फूलेगी नहीं, सांस कैसे लेंगे हम, सांस छोड़ेंगे कैसे ले लेंगे, छोड़ देंगे और लेंगे कैसे। तो उसमें एक कार्टिलेज होता है जिसको बोला जाता है कॉस्टल कार्टिलेज। तो वो कॉस्टल कार्टिलेज होता है जो हमारी एक मस्कुलर टाइप का होता है, रबर टाइप का होता है कॉस्टल कार्टिलेज। वो भी हेल्प करता है हमारे इंस्पिरेशन और एंस्पिरेशन में, वरना तो बॉन्स होगी तो आगे पीछे थोड़ी ना होंगी वो। तो ये हो गया राइट हेमी डायफ्राम, लेफ्ट हेमी डायफ्राम, गैस्ट्रिक बबल, ये राइट साइड में लीवर आ गया और ये जा रही है हमारे पोस्टीरियर रिब। और ये हो गया
राइट हाइलम और लेफ्ट हाइलम, ये आ गई पल्मनरी आर्टरी, इसे बोलते हैं आयोटिक नोच, ये आ रही है ट्रैकिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट व्यू में। दोस्तों ये है हमारा हार्ट, ये हमारा हार्ट है और ये होता है 2 से 6 रिब्स के बीच में होता है ये। और ठीक है, ये है आयोटिक नोच आर्च, आयोटिक आर्च, ये देखिए एक आर्च बन रहा है ये आयोटिक आर्च। हार्ट के बारे में पूरे डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊँगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे ब्लड आता है और कैसे कैसे जाता है। तो ये है हमारा हार्ट, ये आ रही है सुपीरियर वेना केवा और ये आ रही है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आती है, इन्फीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम में, जो होता है डीऑक्सीजनेट ब्लड, वहाँ से जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड, ये देखिए ये दिखा रहा है ना, ये राइट साइड से हमारा पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाती है लंग्स में, लंग्स में वो लेके जाती है डीऑक्सीजनेट ब्लड, वहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है गैस का, तो वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और ऑक्सीजन वापस लेके आती है पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन हमारी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके आती है, ठीक है, जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ से हमारा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी मैंने आपको हार्ट के बारे में इतना बताया, आगे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, हार्ट के बारे में, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैंने आपको इतना बताया कि कैसे कैसे ब्लड सप्लाई होता है। चलिए, हार्ट हो गया और हमारा लंग्स का बहुत बड़ा रोल है बॉडी में। चलिए, ये है दोस्तों एक चेस्ट एक्सरे, इस पेशेंट को निमोनिया है, तो आप ये देख रहे हैं ये निमोनिया के पैचेस आ रहे हैं राइट मिड लोब में और लेफ्ट अपर लोब में, ठीक है, ये आ रहे हैं पैचेस। दोस्तों ज़्यादातर जो निमोनिया होता है वो बच्चों में होता है, बच्चों में होने के चांसेस होता है, इसमें फीवर हो गया और कफ हो गया और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, तो ये बेबीज में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तब हम क्या करते हैं, बच्चों में आपने देखा होगा, हाँ इसको निमोनिया होगा, निमोनिया, और कोविड में भी जो पेशेंट्स को हो रहा था निमोनिया हो रहा था, मेरे को खुद निमोनिया हो गया था यार कोविड में। मैंने जिस रूम से अभी अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ उसी रूम में मैं खुद 14 दिन रहा था, ऐसा रहा जेल जैसी ज़िंदगी हो गई थी। दोस्तों मैं तो बोलूँ कभी कोई प्रॉब्लम आए ना यार, हेल्थ ठीक रहे, सब कुछ हेल्थ है। तो आप कभी सिटी स्कैन देखेंगे ना, सिटी स्कैन में बिल्कुल जो निमोनिया के पैचेस है ना, कोविड के जो पैचेस दिख रहे थे ऐसे ऐसे स्टार स्टार से दिख रहे थे। इतने सारे पेशेंट आए ना कोविड में, उनको बोल रहा हूँ आपके सिटी स्कैन ना बिल्कुल नॉर्मल है, नहीं हमें स्कोर बताओ, उनको बताना पड़ता था 0/25 ऐसे बताना पड़ता था, क्योंकि कुछ पेशेंट के स्कोर आ ही नहीं रहा था, लेकिन उनको स्कोर जानना, हमें तो स्कोर बताओ हमारा। चलिए, ये हो गया निमोनिया, निमोनिया के पैचेस ऐसे दिखते हैं चेस्ट एक्सरे के अंदर। आप ये देखिए, आपने हीमोथेरेक्स पढ़ा होगा, हीमोथेरेक्स का मतलब होता है लंग्स के अंदर ब्लड आ जाना, ट्रोमा की वजह से और भी कॉज होते हैं, और नीमोथोरेक्स का मतलब होता है लंग्स के अंदर एयर आ जाना, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये आ रहे हैं पैचेस आ रहे हैं और ये भी पैचेस आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये हैं सारे निमोनिया के पैचेस। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरे दिखाता हूँ। देखिए, ये एक बेबी का एक्सरे है, आप ये देख सकते हैं एक बेबी का एक्सरे है, ये एक नॉर्मल एक्सरे है। ज़्यादातर बच्चों में निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। ये एक नॉर्मल एक्सरे आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा कंट्रास्ट की वजह से, यहाँ पे थोड़ा सेटिंग की वजह से, कैमरे की वजह से थोड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल एक नॉर्मल एक्सरे है। और एक चेस्ट एपी व्यू है, ये चेस्ट एपी व्यू में हमेशा क्या होता है, लंग्स का साइज तो ठीक है, हार्ट का साइज हमेशा एपी व्यू में आपको इंक्रीज दिखेगा, कहीं आप उसको कार्डियोमैगली मत समझ लेना। हमेशा चेस्ट एपी में हार्ट का साइज इंक्रीज दिखाई देता है, क्योंकि वो फ्रंट साइड से होता है एक्सरे, तो इस वजह से हार्ट का साइज हमेशा इंक्रीज दिखाई देता है। ये है आपका नॉर्मल एक्सरे।
और इसमें आप बैक्टीरियल निमोनिया देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरे पैचेस आ रहे हैं, इधर इस साइड में पैचेस आ रहे हैं, तो इसको निमोनिया है इस पेशेंट को। और ये आप देख सकते हैं इस पेशेंट को वायरल निमोनिया है, ये देखिए इसको है वायरल निमोनिया। और ये है आपका कोविड का एक्सरे, कोविड-19 निमोनिया, आप ये देख सकते हैं ऐसे पैचेस आ रहे थे, सीटी स्कैन में इससे बेटर दिख रहे थे, सीटी स्कैन में इससे बेटर दिख रहे थे निमोनिया के पैचेस। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपको इसमें निमोनिया के पैचेस दिख रहे हैं कोविड-19 के, कैसे कैसे अलग अलग एक्सरे, ये बैक्टीरियल निमोनिया होगा, वायरल निमोनिया होगा, और ये कोविड-19 निमोनिया। चलिए अब नेक्स्ट व्यू दिखाता हूँ आपको। चलिए ये आ गया दोस्तों, प्यूरल इफ्यूजन है इस पेशेंट को, आप ये देख रहे हैं राइट साइड में आप बिल्कुल ब्लंट दिख रहा है, आपको यहाँ पे सीपी एंगल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इस पेशेंट को प्यूरल इफ्यूजन है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरे लेफ्ट साइड में पूरा पानी भरा हुआ है, तो इस पेशेंट को ना बेसिकली प्यूरल इफ्यूजन है। प्यूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि इसके चेस्ट में पूरा पानी भरा हुआ है, या तो ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है, मतलब टीबी की वजह से, तो इसके लिए कुछ टीबी के मेडिसिन से चलाई जाती हैं, ठीक है, कुछ टीबी की दवाइयाँ चलाई जाती हैं और उससे ये ठीक हो जाता है। टीबी के लिए जो दवाइयाँ चलती हैं उसको एटीटी बोला जाता है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है दोस्तों। और या इसको ड्रेन, अगर ये ज्यादा मात्रा में है तो इसको ड्रेन किया जाता है, तो ड्रेन करने से क्या होता है, इसको ड्रेन करने से क्या होता है, कम हो जाता है, पेशेंट को ब्रीदिंग में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, वरना पेशेंट को ना इसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो सांस लेने की वजह से पेशेंट जिस साइड को भी करवट लेता है उस साइड को उसके चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये रोटेट करता है ना, ये रोटेट करने की वजह से परेशान करता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं पेशेंट को, ब्रीदिंग में या कफ होता है और वीकनेस आती है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब वेट गिरना, और लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख कम लगना, वेट लॉस होना, और भी सिम्टम्स आते हैं टीबी में। और स्मोकिंग की वजह से के भी इसके कॉजेस हो सकते हैं। देखिए इसका पूरा लेफ्ट साइड में पानी भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट व्यू में मैं आपको बताता हूँ, ये सारा देखो प्यूरल इफ्यूजन है। चलिए ये आप दो एक्सरे आपको दिख रहे होंगे, एक राइट में और एक लेफ्ट में। दोस्तों इस पेशेंट को बेसिकली कार्डियोमेगली है। कार्डियोमेगली आपने कभी एक्सरे कराया होगा तो उसमें एक वर्ड लिख के आया होगा कार्डियोमेगली। तो कार्डियोमेगली का मतलब होता है इसका लंग्स का, इसका हार्ट का साइज बड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं इसका हार्ट का साइज पूरा इंक्रीज है। ये इसको ऐसे नापते हैं, इसकी जो डिस्टेंस देखते हैं, ये हमने पूरा पहले इसको लंग्स को नाप लिया यहाँ से यहाँ तक, फिर हमने हार्ट को नाप लिया, फिर यहाँ से देखा हाँ इतना गैप आ रहा है, यहाँ से इतना गैप, तो इससे हमें ये पता लगता है कि पेशेंट का कार्डियोमेगली है, कि हार्ट का साइज बड़ा हुआ है। ज्यादातर आपको ये ओल्ड एज में देखने के लिए मिलता है, आपने ओल्ड एज का अगर कभी आप अपना एक्सरे कराते हैं तब आपको पता लगेगा हाँ हार्ट का साइज बड़ा हुआ है। और चेस्ट एपी करते हैं तो उसमें तो हार्ट का साइज दिखता ही है थोड़ा इंक्रीज, तो उसे कार्डियोमेगली मत समझ लेना। और ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो हमने मार्क करके रखा हुआ है, ये दोस्तों बेसिकली रिब्स में फ्रैक्चर हैं, 1 2 3 4 रिब्स में फ्रैक्चर्स हैं। अगर हमें आज के टाइम पे दोस्तों किसी कुछ हमें डाउट या फ्रैक्चर का पता नहीं लगता, या कोई हमें डाउट हो रहा है, तो उसके लिए सीटी स्कैन बहुत बेटर रहता है। तो ये चेस्ट के, ये रिब्स के फ्रैक्चर हो गए, या नी में कोई मतलब छोटे छोटे फ्रैक्चर्स हैं, वो हमें जो माइक्रो माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं वो सारे सीटी स्कैन में बहुत अच्छे से दिखते हैं, ठीक है। अगर हमें सीटी एक्सरे में चीजें पता नहीं लग रही हो, कभी भी आपके पास अगर ट्रोमा का पेशेंट आता है, ठीक है, तो आपको उसको हमेशा चेस्ट एपी एक्सरे करना है इंजरी के लिए, और या रिब फ्रैक्चर के लिए हमेशा एपी एक्सरे किया जाता है। और अगर हमें लंग्स की पैथोलॉजी देखनी है तो उसके लिए चेस्ट पीए एक्सरे बेटर रहता है। और हमेशा अगर आप इंजरी के लिए एक्सरे कर रहे हो तो उसमें आप पूरा पूरे रिब्स कवर करें और साथ में चेस्ट एपी करें, तो उसमें आपको बेटर से पता लगेंगे फ्रैक्चर्स, ठीक है। ये मैंने आपको दो व्यू दिखाया, कार्डियोमेगली की मैं बात, मैगली जहां पे भी दोस्तों लगेगा ना, तो मैगली का मतलब ही ये होता है कि इसका साइज बढ़ रखा है। जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें आता है प्रोस्टोमेगली, मतलब प्रोस्टेट का साइज बढ़ रखा है। कार्डियोमेगली मतलब हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है। और ऐसे आता है हेपेटोमेगली, हेपेटोमेगली मतलब होता है लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, स्प्लेनोमेगली, ऐसे ऐसे तो
मैगली जहां पे भी लगता है मतलब इसका साइज इंक्रीज है। आप ये देख सकते हैं, ये एक चेस्ट एक्सरे नॉर्मल, और कैसे इसकी पोजिशनिंग होती है। ये है एपी पोजिशनिंग की व्यू। एपी होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, और पीए का मतलब होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर, और लेटरल होता है, और ऑब्लिक होता है। बी बॉन्स, एल लंग्स, एच हार्ट। ठीक है, चलिए आगे फिर बताते हैं मैं। और फाइनल ये देखिए दोस्तों, आपको अगर आप एक्सरे कर रहे हैं या सीटी स्कैन कर रहे हैं, एमआरआई कर रहे हैं, अगर आप टेक्नीशियन है तो आपको थोड़ा बहुत तो पैथोलॉजी आनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए स्कैन में आखिर प्रॉब्लम आ क्या रही है। तो एक इस ओल्ड एज पेशेंट का एक्सरे है, आप इसमें ये देख सकते हैं एक बड़ा सा आपको ये लीजन दिख रहा है, ये ठीक आ रहा है थोड़ा सा, तो ये एक मास है। अब ये कैंसरस है नॉन कैंसरस है ये कैसे पता लगेगा? सबसे पहले डॉक्टर इसमें सीटी स्कैन करवाएंगे, सीसीटी चेस्ट, मतलब सीसीटी चेस्ट का मतलब होता है दवाई के साथ सीटी स्कैन करवाएंगे। उसके बाद हो सकता है वो इसका पेट सीटी स्कैन कराएं, और साथ में दोस्तों इसकी करी जाएगी बायोप्सी, मतलब यहाँ से एक सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेने के बाद इसका टेस्ट किया जाएगा, तो उसमें हमें पता लगेगा ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, और कैंसर है तो कौन से प्रकार का कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, वो सारे जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग देखेंगे। तो आप ये देखिए एक्सरे में इतना बड़ा मास दिख रहा है, ये है मास, एक्सरे में ऐसे दिखाई देता है मास। चलिए आपको नेक्स्ट एक्सरे दिखाई देते हैं। ये है, ये मास लीजन ही दिखा रहे हैं दोस्तों। ये आपने कभी सुना है कि हाँ इस पेशेंट का तो हार्ट राइट साइड में होता है? वैसे जो लोग मेडिकल लाइन से बिलोंग नहीं करते उनको नहीं पता होगा, क्योंकि हमेशा यही सोचते हैं हार्ट, किसी से भी आप बोलोगे हार्ट राइट साइड में है, बोला अच्छा हार्ट राइट लेफ्ट साइड में होता है हार्ट। दोस्तों ऐसा होता है, हमारे पास बहुत सारे 100 में से 4 लोग ऐसे होते हैं जिनका राइट साइड में हार्ट होता है, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लीवर लेफ्ट साइड में होता है। आप इस पेशेंट का देख सकते हैं, लीवर लेफ्ट साइड में, स्टमक राइट साइड में। आप मेरी पीछे जाके वीडियो में जाके देखो, मैंने खुद ऐसे एक्सरे किए हैं जिनका लेफ्ट साइड में लीवर था और हार्ट राइट साइड में। और कभी भी आप दोस्तों अगर आपके पास कोई डेक्सोकार्डिया का अगर पेशेंट आ जाता है, गलती हो जाती है आपसे, तो मार्किंग हमेशा मार्किंग करें। मैं हर टेक्नीशियन को यही बोलूंगा, अगर आप एक्सरे करते हो तो मार्कर जरूर लगाएं। मार्कर से आपको पता लग जाएगा कि ये डेक्सोकार्डिया है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, और मिस्टेक भी हो जाती है कितनी बार क्या होता है, अगर बाई चांस आप पीए कर रहे हैं और आपने चेस्ट एपी का प्रोटोकॉल लग गया तो पोजीशन चेंज हो जाती है, उसकी वजह से आपको लगेगा कहीं डेक्स्ट्रोकार्डिया तो नहीं है। खुद मेरे साथ हुआ था, तो इसीलिए अगर पेशेंट से पूछ लो आप आपका दिल कहीं राइट साइड में तो नहीं है, वरना आप खुद से मार्किंग करके दोबारा एक्सरे करके देख लो, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कंफर्म है पेशेंट डेक्स्ट्रोकार्डिया ही है। तो ये देखिए इस पेशेंट का राइट साइड में है हार्ट, आप ये देख सकते हैं, जिसका राइट साइड में हार्ट होता है उस पेशेंट को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया, ये देखिए राइट साइड में हार्ट है, राइट साइड वाले हार्ट वाले पेशेंट को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको। दोस्तों ये मैंने आपको दिखाई दिया था प्यूरल इफ्यूजन कैसे दिखाई देता है चेस्ट में, मतलब जो चेस्ट में पानी भरा हुआ है ऐसा दिखाई देता है। देखिए चेस्ट में पानी भरा हुआ है सारा ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था नॉर्मल एक्सरे और निमोनिया कैसा दिखाई देता है, और सबसे ज्यादा बच्चों में होता है निमोनिया, और इसमें भी एक्सरे में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया। डी मतलब डेंसिटी, ये दिखा रहा है बोन की डिसेबिलिटी, एंड एयर मतलब ये है एयर पाइप ट्रैकिया, इसको विंड पाइप भी बोला जाता है, एयर पाइप भी बोला जाता है। बी मतलब ब्रीदिंग, लंग्स के बारे में दिखा रहा है ये। सी मतलब सर्कुलेटिंग, ठीक है दोस्तों, मतलब हार्ट। चलिए आगे चलते हैं। ये वही है डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया मैंने आपको बता ही दिया था, जिसका राइट साइड में हार्ट होता है। अब दोस्तों ये देख लो, अब ये है चेस्ट एपी व्यू और ये लेटरल व्यू। दोस्तों जो बेसिकली एक्सरे होता है ना, मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है मेरा डिटेल के एक्सरे सिटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंस है। एक्सरे और सिटी स्कैन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, एक्सरे होती है व्यूइंग इमेज, और सिटी हो जो होती है सेक्शनल इमेज, जिसे जिसमें हम एक्जिल को हम एक व्यू लेंगे, एक बार में पेशेंट को लिटाएंगे, एक्जिल एक्जिल सैजाइटल कोरोनल, मतलब तीनों एक ही बार में हो जाएगा। जो भी जिस भी व्यू में हमें देखना है वो फिर हम उससे मशीन के थ्रू हो जाता है। पर एक्सरे में क्या होता है, जैसे हम फोटो खींचते हैं ना, हमें फ्रंट साइड से फोटो खिंचवानी है तो हमें फ्रंट साइड से खड़ा होना पड़ेगा, अगर हमें साइड से फोटो खिंचवानी है तो हमें साइड से खड़ा होना पड़ेगा।
तो एक्सरे वही है, एक्सरे है एक फोटो की तरह व्यूइंग इमेज। जैसे ये एपी है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो हमें फ्रंट साइड से खिंचवाना पड़ेगा। लेटरल है, लेटरल हमेशा 90 डिग्री पे होता है और ऑब्लिक हमेशा 45 डिग्री पे होता है। तो आप ये देखिए लेटरल, लेटरल 90 डिग्री पे, तो लेटरल करना है तो हमें लेटरल पोजीशन में खड़ा होना पड़ेगा। एपी करना है तो एपी पोजीशन करनी पड़ेगी। पीए करना है तो पीए पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये है ऑब्लिक, ऑब्लिक होता है हमेशा 45 डिग्री पे। एक्सरे में बॉनी क्यों दिखती है मैंने आपको बताया हुआ था। अब दोस्तों ये है पेसमेकर। पेसमेकर ऐसा दिखाई देता है। अगर हमारा क्या कहते हैं कभी हार्ट काम नहीं करता, एवी नोड ऐसे नोड, एवी नोड वर्क नहीं करता, तो उसमें ये पेसमेकर लगाया जाता है। तो एवी नोड ऐसे ऐसे नोड आपने पढ़ा होगा, कभी आप पढ़िए, तो ये पेसमेकर लगता है उसकी जगह अगर वर्क नहीं कर रहा हो जब। तो दोस्तों आज के टाइम पे क्या, कभी आपने एमआरआई सुना होगा, बोले जिनको पेसमेकर लगा होता है उनको एमआरआई नहीं होता, उनका कभी एमआरआई नहीं कर सकते। दोस्तों जनरेशन बहुत आगे जा चुकी है, तो अब एमआरआई होता है। मैंने खुद से एमआरआई करे हुए हैं बहुत सारे पेशेंट के। तो अब क्या होता है, जो एमआरआई लगते हैं, एक तो कुछ जो अब नए लग रहे हैं वो एमआर कंफर्टेबल है, और वरना ऐसा होता है, आप पेशेंट को पूछिए, सबसे पहले तो आप जरूर पूछिए, अगर आप भी एमआरआई कराने जा रहे हैं और आपको पेसमेकर लगा हुआ, टेक्नीशियन को जरूर बताएं, या रिसेप्शन पे आप जहां पे एमआरआई कराने जा रहे हैं वहां पे जरूर बताएं कि मुझे पेसमेकर लगा हुआ है। तो उसके बाद वो अपने प्रोटोकॉल से जो भी है वो फॉलो करेंगे। और दोस्तों हमेशा बताना जरूरी है कि अगर आपको पेसमेकर लगा हुआ जब, तो आप जो होते हैं ना, तो आप हमेशा जो आप पेसमेकर लगते हैं ना उसके लिए अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि मुझे पेसमेकर जो लगा हुआ है वो एमआर कंफर्टेबल है या नहीं है। तो मैंने खुद से एमआरआई करे हैं 2 से 3 पेशेंट के। उसमें क्या होता है, कंपनी से बंदा आता है और वो इसका मोड चेंज करता है 2 से 3 घंटे के लिए। इसका जो फेस होता है उसे वो चेंज कर देता है। फिर वो जब एमआरआई हम कर देते हैं उसके बाद वो एक्टिवेट कर देता है, पहले डीएक्टिवेट करता है फिर से एक्टिवेट कर देता है। तो अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जनरेशन इतनी जागा चौकी, अगर आपको कोई मेटल वगैरह लगा हो तब भी आप एमआरआई करा सकते हैं। मेटल का मतलब वो रॉड जो आप लगती हैं वो टाइटेनियम लगती हैं सारी, उसमें इजीली एमआरआई हो जाता है। मैंने खुद किया, अभी मैं एक शॉक्ड हो गया, केस अभी मैंने किया, उसको टाइटेनियम में रॉड लगी हुई थी, अभी उसका एमआरआई किया, पता ही नहीं चल रहा इसमें रॉड लगी है। थोड़ा बहुत आर्टिफैक्ट, इतना आर्टिफैक्ट ही नहीं आ रहा था। मैंने खुद जिनको मेटल के लगे हैं, नी रिप्लेसमेंट भी हम एमआरआई कर सकते हैं, पेसमेकर में भी एमआरआई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम, पर आपको बताना जरूर है, कोई भी जो भी टेक्नीशियन वहां पे है या रिसेप्शन पे है, तो आपको इन्फॉर्म जरूर करना है कि मेरे को पेसमेकर लगा है, या मेरे को मेटल इम्प्लांट लगा है, या मेरे को डेंचर लगे हैं, जो भी आपको लगे बताना आपको जरूर है। फिर वो हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि इसमें एमआरआई हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहले क्या होता है, मेटल की लगती थी रॉडें, अब क्या होता है टाइटेनियम में लगती है, तो टाइटेनियम में कोई इशू नहीं होता है एमआरआई कराने में। ठीक है, और पेसमेकर में भी अब हम एमआरआई कर सकते हैं। चलिए ऐसा दिखता है आपको एक्सरे के अंदर पेसमेकर। ये है दोस्तों पुल्मोनरी एडिमा। इस पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है। एडिमा मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, ये है सारा पल्मोनरी एडिमा। इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। आपने कभी एक्सरे कराया तो वो बोलते हैं आपको ना थोड़ा सा लंग्स के अंदर ना इन्फेक्शन आ रहा है। तो दोस्तों इन्फेक्शन यही होता है, इसे बोलते हैं प्रोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स। तो आपने देखा होगा आपके उसमें लिख के आता है, आप पी पीबीवीएम भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, जो मेडिकल में होंगे वो शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है इसका। तो इसको मतलब बोलते हैं प्रोमिनेंट वर्कोवास्कुलर मार्किंग। ठीक है, ये थोड़ा चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, इसके लिए कुछ मेडिसिन चलती है, या ये टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें कफ वगैरह होता है पेशेंट को, ऐसा दिखता है ये प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग। दोस्तों इस पेशेंट को मिनेरल ट्यूबरकुलोसिस है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट देखिए, ये है मिनेलरी मिनेलरी ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों ये टीबी ऐसी होती है, अगर आप पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये बहुत जल्दी फैलती है, ये इतना जल्दी स्प्रेड करता है ना, बहुत जल्दी से फैलता है ये। तो आप ना हमेशा पेशेंट से अगर आप बात कर रहे हैं या उसकी हिस्ट्री वगैरह ले रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो मास्क जरूर लगाएं। ठीक है, मास्क। और मैं तो ये कहता हूँ अगर आप मेडिकल लाइन में, तो मास्क आपको लगाना ही चाहिए। ठीक है, कब कैसा पेशेंट आ रहा हो तो उसके आप कांटेक्ट में आ जा रहे हैं तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो आप ये देख सकते हैं सिटी स्कैन है, मिनेलरी ट्यूबरकुलोसिस ऐसा दिखता है। आप कुछ दिख रहे हैं छोटे 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 दाने टाइप के दिख रहे हैं आपको, मेथी के दाने टाइप के दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे लंच में। एक्सरे में ऐसा दिखाई देता है ये। दोस्तों मिनेलरी कॉक्स जो होता है वो बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, ये है मिनेलरी कॉक्स।
ये नॉर्मल आपको चेस्ट एक्सरे के बारे में बताया गया है। लंग्स देखो इतना कितना डार्क कर रखे हैं इसमें। और ये भी एक नॉर्मल एक्सरे है, इसमें भी इसकी एनाटॉमी बताई गई है बेसिकली। और दोस्तों ये देखिए आप लाए हो ये एक्सरे। ये एक एक्सरे आया था हमारे पास, पेशेंट को बुलेट लगी हुई थी। इस साइड से बुलेट लगी थी ये गोली, और यहाँ आके फंस गई थी, हार्ट से थोड़ा सा बची थी। तो यहाँ ये रिब्स के बीच में फंस गई थी, यहाँ पे हमारा स्टर्नम रहता है। और ये पीछे की साइड हमारी डोर्सल स्पाइन रहती है, तो ये यहाँ पे आके फंस रखी है रिब्स के बीच में। देखिए ये है गोली, एक्सरे में गोली ऐसी दिखाई देती है दोस्तों। इस पेशेंट को बुलेट लगी हुई है, ये देखिए बच गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सीओपीडी, सीओपीडी क्रोनिक ऑक्यूपाइंग पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं दोस्तों। लास्ट ईयर मेरे फादर जो थे, उनकी भी डेथ सीओपीडी की वजह से हुई। वो थोड़ा स्मोकिंग करते थे। मैं आपको यही बोलूंगा, स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें, अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। सीओपीडी और एम्फाइसीमा हो गया था उनको, बेसिकली सीओपीडी थे और एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, चेस्ट के अंदर छोटे 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 ना बबल्स बन जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक्सरे में, और वैसे मेरी वीडियो अपलोड भी है। छोटे छोटे बबल्स दिख जाते हैं, सीटी स्कैन में इतने बेटर दिखते हैं। तो पेशेंट को ब्रीदिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा और भी पेशेंट आते हैं। तो इसमें क्या होता है, एम्फाइसीमा में सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं इसके, एयर के गुच्छे बन जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। और सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑक्यूपाइंग पल्मोनरी डिजीज। तो इसके लिए डॉक्टर कुछ इनहेलर वगैरह चलाते हैं, कुछ मेडिसिन से चलाते हैं। ठीक है। पल्मो क्लियर करके कुछ मेडिसिन से चलती है, पर इतना फिर भी रिलीफ नहीं होता, क्योंकि वो स्मोकिंग करने की वजह से, ओवर स्मोकिंग करने की वजह से एम्फाइसीमा बन जाते हैं लेंस के अंदर, छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, एयर के बबल्स बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। चलिए ये हमारी वीडियो सारी खत्म हो चुकी है। मैंने आज आपको दिखाया एक्सरे में मास कैसे दिखता है, और सीओपीडी कैसे दिखाई देता है, और निमोनिया कैसे देखते हैं, कोविड कैसे देखते हैं, और प्रोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स कैसे दिखाई देता है। तो मैंने आज आपके पूरी डिटेल बताई कि एक्सरे में आप कैसे कैसे फाइंडिंग्स को देख सकते हैं। दोस्तों मैं आगे और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और ऐसे ही जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मैं आपके लिए एक से एक नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।